कंप्लीट है सर, आ गए, दिखाई नहीं दे रही सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए, कल हमने जो लेसन पढ़ा था उस लेसन के जो कल के नोट्स है वो मैंने भेज दिए हैं आज। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आपका था नहीं, ये आरपीपी नोट्स भेज दिए। ठीक है, साथ यस साथ सर। ओबीटी भेज दिए। सबसे पहले हम बात करें, आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वो अगला लेसन है अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना, इस लेसन को पढ़ें। इससे पहले कल जो हमने लेसन पढ़ा था कुछ उसके ओबीटी प्रश्न है, उस ओबीटी प्रश्नों को हम देखते हैं। ध्यान से देखना। बुक है कि बुक सबके पास है बेटा? किताब सबके पास है क्या? नो सर। किताब नहीं है तो जो मैं प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्नों में जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रश्न बोल रहा हूँ। 5 मिनट के लिए हम एक बार वो प्रश्न सोल्व करते हैं, फिर अगला लेसन अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, कुछ प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो आप बताइए बेटा, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? 13.7 अरब। 4.6 अरब वर्ष पूर्व। 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो आपके इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में 4600 करोड़। ठीक है, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हो गया, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। समझ में आ गया बेटा सबको? भाई हमारी पढ़ी हुई चीज है, रिपीट कर रहे हैं उसी चीज को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी बेटा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। इतना टाइम क्यों लग रहा है? किसी को नहीं आता? इसका मतलब स्टडी नहीं कर रहे हो आप लोग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। हाँ, तो आता है बेटा तो जवाब दिया करो फटाक से, फिर आगे चले। ठीक है, और तारों की उत्पत्ति 5 से 6 अरब वर्ष 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी अवधि है? तो इसमें आपके दिया हुआ है, एक तो ईरा यानी महाकल्प या कल्प, इपोच और कल्प यानी पीरियड। तो बताओ सबसे लंबी अवधि कौन सी है? ईरा। भाई सबसे लंबी अवधि क्या है? ईरा ही तो है। भाई ईरा को यानी कल्प को डिवाइड किया हमने युग में, युग को डिवाइड किया काल में, तो सबसे लंबी अवधि क्या हुई? वही कल्प। कल्प से बड़ा युग और युग से बड़ा काल। ठीक है ना? एक इसे ऊपर और आता है इयोन, महाकल्प। इसे भी ऊपर दो ही है, आद्य कल्प है और आधुनिक कल्प, दो ही है। अगर इयोन आए यानी महाकल्प आए तो ये महाकल्प आएगा, क्योंकि ये दो ही है, आद्य और आधुनिक। फिर इसमें कल्प बांट दिए भी अलग अलग। कौन कौन से कल्प में? पहले आपके आद्य था, फिर आपके पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी और नूतन, 5 बांट दिया आपने। फिर इनमें युग बांट दिए, पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है ना? इस प्रकार से युग बांटे। फिर युगों में, प्रत्येक युग में काल, प्रत्येक युग में काल। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के
संशोधन व निर्माण में सहायक नहीं है। मैं चारों ऑप्शन बोलूंगा, आप बताना। एक तो है सौर पवन, एक है गैस उत्सर्जन, एक है विभेदन और एक है प्रकाश संश्लेषण। बताइए। वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? बताइए भाई। सौर पवन, सौर पवन हटी तब केवल क्या आपके सूर्य का वायुमंडल हमारे से समाप्त हो गया, तो निर्माण में सहायक है। विभेदन, विभेदन जब हुआ तो ठोस और भारी जो हल्के पदार्थ हैं उनका पृथ्वी के विभिन्न भागों में क्या हुआ, अपने क्षेत्र में रूपांतरण हो गया। और गैस उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन हुआ तो आंतरिक जो है जो पदार्थ है उनके साथ साथ गैसेज है वो बाहर आई। और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के कारण आपके CO2 की सॉरी ऑक्सीजन की क्या है आपके प्राप्ति हुई। तो मेनली माने तो विभेदन में क्या हुआ था, जब विभेदन हुआ था तो पृथ्वी अपने ठोस और हल्के पदार्थों को व्यवस्थित कर रही थी, तो उसके दौरान आपके जलवाष्प बाहर निकली थी, जलवाष्प की अवधि बाहर निकली थी। तो मुख्य इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा गैस उत्सर्जन। इसने क्या कौन कौन सी गैसे, यहाँ पे आप विभेदन किया करना, कौन सा करना, विभेदन, ठीक है। क्योंकि विभेदन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के निर्माण में सहायक था, वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं था। निम्न से भीतरी ग्रह कौन से हैं? बताइए। भीतरी ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय है। नहीं नहीं, गलत बोल दिया बेटा आपने। भीतरी ग्रह वो है जो ठोस है। गैसीय ग्रह को हमने नाम दिया है बाह्य ग्रह। भीतर का मतलब होता है अंदर, आंतरिक। भीतर का मतलब क्या होता है, आंतरिक। इसको भीतरी बोल दो, इसको हम पार्थिव बोल देते हैं। और बाह्य, बाहरी या जोवियन। जो ग्रह अंदर है वो है कौन से, भीतरी ग्रह। तो नाम बताइए। बुध शुक्र पृथ्वी। हाँ, आंतरिक ग्रहों के नाम। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ठीक है। इसके बाद आपके अगला आता है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आया? पृथ्वी पर 380 जीवन, करोड़। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्षों पहले आया? 380 करोड़। हाँ, 3.80, 3.80 या 3.8 अरब वर्ष पूर्व आपके ब्लू ग्रीन एल्गी और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा वगैरह उनकी उत्पत्ति हुई 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व। 3.8 अरब, 3.8 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो जीव की उत्पत्ति, जो एक कोशिकीय जीव और पौधों की उत्पत्ति है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति है, वो आपकी 3.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। फिर तो जीवन आपके धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपके जो प्रश्न है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है, पढ़ा दिया आपको। इसके अलावा कांट की परिकल्पना, चेम्बरलेन मोल्टन की परिकल्पना, विभेदन क्या है, हल्के और भारी तत्वों का क्या होना, व्यवस्थित होना विभेदन कहलाता है। पृथ्वी काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? तो पृथ्वी का धरातल का स्वरूप क्या था? जब प्रारंभिक काल था तो पृथ्वी जो थी वो गैसीय अवस्था में थी और उसका धरातल का स्वरूप एक विशिष्ट स्वरूप जो वर्तमान में था वो नहीं था।
धीरे धीरे पृथ्वी ठोस अवस्था में आई, उबड़ खाबड़ धरातल बना, एक पेंजियम महाद्वीप बना और बाकी नीचे रह गया वो पैंथालासा महासागर बना। पृथ्वी के वायुमंडल में निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी गैस आई थी बेटा? CO2। कौन सी आई थी? CO2 गैस आई थी। पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन सी थी? आपकी CO2 थी। और बोलते कि पृथ्वी में सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब वायुमंडल में कौन सी गैस थी? तो हाइड्रोजन और हीलियम। किसके कारण ये गैस गई? तो सौर पवनों के प्रभाव के कारण ये गैस समाप्त हुई। जैसे ही सौर पवनों का प्रभाव समाप्त हुआ पृथ्वी ठोस अवस्था में आने लगी। ठोस अवस्था में आने लगी तो विभेदन हुआ, ठीक है। और विभेदन से पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी जो रूप बने, ठीक है। गैसों का उत्सर्जन हुआ, गैसों का उत्सर्जन के साथ जलवाष्प का उत्सर्जन हुआ और आपके पृथ्वी की वर्तमान स्थिति हमारे सामने आ गई। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपके, बिग बैंग सिद्धांत क्या है और पृथ्वी के विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ सर गया क्या? ऑप्शन वाले में फोर्थ बताओ। क्या ऑप्शन वाले में फोर्थ में क्या लगा है? फोर्थ में बोल रहा है कि निम्न में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो बेटा भीतरी ग्रह पृथ्वी व सूर्य के बीच में आने वाले ग्रह, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने वाले ग्रह, इसमें मंगल रह जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, क्यों? मंगल भी तो आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है सूर्य व चंद्रमा, क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच में आने वाले ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में आने वाले ग्रह, तो ये आएंगे सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में आने वाले ग्रह, जिसमें मंगल भी आ गया और बुध भी आ गया। क्लियर? और पूछना बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा है पृथ्वी कैसे निर्मित हुई, पृथ्वी के साथ जो ग्रह है, सौर परिवार है, वो कैसे बना। आज हम हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे। देखो ये हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है। हमने पृथ्वी के निर्माण को जाना है। आंतरिक भाग को जानने के लिए हमें कई ऐसे जो बिंदु है उनको जानना आवश्यक है जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताए, क्योंकि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के व्यास की बात हमने की थी और अर्धव्यास की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी का व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। वो तो क्या है बेटा? आपका ध्रुवीय व्यास है। और 12,756 किलोमीटर है आपका भूमध्य रेखीय व्यास है। तो व्यास जो है उसकी आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके, ये आपके 6,378 किलोमीटर, इसके अकॉर्डिंग है वो अलग आएगी। तो 6,378 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की क्या हो गई बेटा? त्रिज्या। 6,378 किलोमीटर क्या हो गई? पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। और ये त्रिज्या है 6,378 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई में जाकर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने में समर्थ ही नहीं है। आंतरिक भाग में जाने में क्या नहीं है? समर्थ नहीं है। अब एक बात करें कि भाई पृथ्वी के इस बाहरी भाग में जो भी आकृतियां बनी हैं वो आकृतियां कैसे बनी हैं? तो पृथ्वी के बाहरी भाग में जो आकृतियां बनी हैं वो आंतरिक भागों की हलचलों के कारण बनी है। इन हलचलों को बोलते बेटा हम आंतरिक या अंतर्जात बल। और कुछ बाहरी हलचलों के कारण बनी है तो बाह्य या बहिर्जात बल। दो प्रकार के बल है, आंतरिक या अंतर्जात बल, बाह्य या बहिर्जात बल। तो पृथ्वी पर जो निर्माण हो रहे हैं, जो भी पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, जो भी XYZ बन रहे हैं,
उनके निर्माण में आपके अंतर्जात और बहिर्जात बलों की प्रधानता है। इन बलों के कारण ही आपके ये आकृतियां बनी है। अंतर्जात बल हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें आपके भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। बहिर्जात की बात करूं तो बहिर्जात में आपके अपक्ष, अपर्दन, निक्षेपण, बृहद शरण, ये जो क्रियाएं हैं वो आपके बाहरी बलों में आती है। बात हमारी चल रही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम जाने, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही बाहरी भाग का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बहिर्जात बल है, इन्होंने पृथ्वी के ऊपर जो आकृतियां है उनका निर्माण किया है, समय समय पे इन आकृतियों में परिवर्तन किया है, और इन परिवर्तनों में सहभागिता निभाने वाले कौन है? बहिर्जात बल है। कौन से भाई? बहिर्जात बल है। तो हम बात करें कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाहरी भाग के निर्माण में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पूर्ण योगदान है। और इस आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम पृथ्वी के इस संरचना के लिए जो पहले के विद्वानों के द्वारा किए गए प्रयास है, पृथ्वी की संरचना को जानने के लिए जो विद्वानों ने प्रयास किए हैं, उन विद्वानों के प्रयास को ही हम आज इस लेसन के इस अपने जो क्लास है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि पृथ्वी का व्यास कितना है और पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। कोई भी बॉल होती है, बॉल, उस बॉल की आप केंद्र के लिए जाना है तो इस बॉल को हम क्या करेंगे? काटेंगे यहाँ से, फिर हमें पता लगेगा केंद्र, और केंद्र में जाएंगे तो उसकी जितनी भी लेयर्स है वो हमें पता लग जाएगा। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा हो गई। गहराई क्या हो गई? बहुत ज्यादा। तो पृथ्वी की जानकारी को हम प्राप्त करने के लिए कुछ स्रोत है जिनको जानेंगे, और उन स्रोतों में दो प्रकार के आपके स्रोत है। एक तो बेटा प्रत्यक्ष स्रोत है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास में एक तो है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष का मतलब है कि हमारे सामने जो चीज है, सामने घटना है, उसके आधार पर हम पता लगाएं कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी की संरचना आंतरिक भाग से कैसी है। तो प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष स्रोत में आपके एक पहला स्रोत आता है बेटा खनन। क्या आता है? खनन। खनन की बात हम करें तो ध्यान से समझना बेटा एक बार। खनन क्या होता है? खनन होता है आंतरिक जो खनिज है, खनिज संसाधन है या भूगर्भिक खनिज संसाधनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। आंतरिक खनिज संसाधन या भूगर्भ में जो खनिज संसाधन है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। कैसे निकालेंगे बाहर? वही खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? खनन कहलाती है। क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। लेकिन हमारे सामने एक विकट समस्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो गहराई पे जाने पर तापमान, पढ़ेंगे अभी अप्रत्यक्ष स्रोतों में, तापमान बढ़ता है, और तापमान की अधिकता के कारण हमारे जो यंत्र है वो भी अधिक गहराई तक नहीं जा पाते हैं, और अधिक गहराई तक नहीं जाने के कारण ये जो हमारा पृथ्वी को आंतरिक भाग से जानने का जो एक एम है, जो उद्देश्य है, वो विफल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। इसके लिए कई प्रबंधन
किए गए, कई जगह अपने पृथ्वी के भागों को खोदा गया। उसमें एक प्रवेदन जो उदाहरण के तौर पर देखें तो आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर में एक जगह का नाम है बेटा कोला। यहाँ पे लगभग जो प्रवेदन किया गया वो सबसे महत्वपूर्ण प्रवेदन है। ज्यादा समय के लिए प्रवेदन नहीं हुआ, ये प्रवेदन जो है वो कम समय के लिए हुआ और कम गहराई में हुआ। लगभग यह 12 किलोमीटर की गहराई में आपके प्रवेदन हुआ। ध्यान रखना, एक चीज समझना, आर्कटिक महासागर की स्थिति हम देखें तो आर्कटिक महासागर है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल वाला जो महासागर है वो कौन सा बेटा? आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, एक डे ऐसा लेंगे जिसमें हम मैपिंग भी करेंगे और आपको बता दें कि उस दिन आप मैप लेके बैठे व्हाट्सएप पे, सॉरी मैं बता देता हूँ अभी आपको व्हाट्सएप पे क्या, जो आपका ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ओनली हम मैप पढ़ेंगे। हर ट्यूसडे को हम मैप ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विश्व के मानचित्र को पढ़ेंगे। तो विश्व के 2-4 मानचित्र आपके पास में होने चाहिए, जिसे आप साथ साथ मेरे साथ मानचित्र बढ़ते जाए। फिर बेटा ये मानचित्र जब आपको समझ में नहीं आते हैं तो फिर हम आगे आगे पढ़ाते हैं तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आर्कटिक महासागर है और इसमें कौन सा स्थान है? कोला। इस कोला में आपके लगभग 12 किलोमीटर गहराई तक जो है क्षेत्र को खोदा गया और इसमें आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके आगे वो नहीं खोद सके। इसके अलावा आपके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिन प्रोग्रामों के अंतर्गत हम आंतरिक संरचना को खनन के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन प्रोग्रामों में 2 प्रोग्राम आपके सामने हैं। पहला प्रोग्राम है, लिख लीजिएगा, गहरे सागर प्रवर्धन कार्यक्रम। पहला तो है गहरे सागर प्रवर्धन कार्यक्रम या परियोजना या प्रोजेक्ट, परियोजना या प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेधन कार्यक्रम। समन्वित महासागरीय प्रवेधन कार्यक्रम या परियोजना। दोनों ही समझ लीजिए। जो हमारे अत्यंत गहरे महासागरीय प्रदेश है, उन गहरे महासागरीय प्रदेशों में वे गहरे तो है ही, जैसे मान लो कि आप बात करो कि मेरियाना ट्रेंच है, या अत्यंत गहरा महासागर कौन सा है आपका? प्रशांत है। तो प्रशांत महासागर में जाकर के जहां तक गहराई है उसके आगे खोदना प्रारंभ करें। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरियाना है और मेरियाना में 11,033 मीटर तो गहराई है वो, तो 11 किलोमीटर का तो जो स्थान देखे तो वही हो गया। इससे नीचे की बात करें तो गहरे सागर प्रवेधन कार्यक्रम गहरे सागरों में, और समन्वित महासागरीय प्रवेधन कार्यक्रम। समन्वित का मतलब इंटीग्रेटेड, यानी पूरे महासागर में जितने भी प्रदेश है जहां पे उनको लगे कि यहाँ से हमें जानकारी जुटानी है, तो हम उन क्षेत्रों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और हम पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र की जानकारी जुटा लेंगे। तो बताओ, पहला समझ में आएगा कि पहला प्रत्यक्ष स्रोत क्या हुआ? खनन। खनन के माध्यम से हम महासागर के आंतरिक भागों की संरचना को जान पाते हैं। ठीक है, और महासागरों के आंतरिक संरचना की बात हम जानेंगे तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाएंगे। इसके अलावा आपका अगला है ज्वालामुखी। प्रत्यक्ष में ज्वालामुखी, देखो बेटा
ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, नाम सुना हुआ है आपका ज्वालामुखी उद्गार, क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार का मतलब है जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी पदार्थ है, हालांकि ये पता नहीं लगता कि ज्वालामुखी कितनी गहराई से निकला है, लेकिन जब ज्वालामुखी आप देखो तो आपको ये पता लगेगा कि ज्वालामुखी से आंतरिक जो पदार्थ है वो कौन कौन से पदार्थ बाहर निकले। वो पदार्थ कौन कौन से हैं जो ज्वालामुखी से बाहर निकले हैं, उन पदार्थों की प्रकृति को जानकर, उन पदार्थों की प्रकृति को जानकर हम ये पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संरचना बनी हुई है वो कौन कौन से पदार्थों से निर्मित है। प्रत्यक्ष रूप से जानेंगे, ज्वालामुखी पदार्थ बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद में हम उन ज्वालामुखी पदार्थों की प्रकृति को जानेंगे और प्रकृति को जानने के बाद हम यह निश्चित करेंगे कि हमारा आंतरिक भाग कैसा बना हुआ है और हम ये पढ़ेंगे। ज्वालामुखी हमारे कोर्स में है, ठीक है। हम केवल एक बार प्रत्यक्ष स्रोत जो जान रहे हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल से इनको पढ़ेंगे। ज्वालामुखी कैसे आते हैं, ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। तो बताओ, ज्वालामुखी उद्गार के कारण आपकी क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जान पाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो भाई क्लास आपकी ड्रॉप हो जाएगी बेटा, लेकिन मैं आपको क्लास को दोबारा कनेक्ट करूंगा। 9:20 हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ज्वालामुखी उद्गार के बाद हम दूसरे की बात करें, अप्रत्यक्ष स्रोतों की। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब सामने और अप्रत्यक्ष का मतलब सामने नहीं है। तो सामने क्या नहीं है, सामने आपकी तीन चीजें नहीं है। एक तो घनत्व, एक दाब या दबाव, घनत्व, दबाव और तापमान। घनत्व, दबाव और तापमान। घनत्व, दबाव और तापमान पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे है, उनकी संरचना को हम जानते हैं और पता लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। लेकिन इसको हम बाहरी क्षेत्र में हमारे जो उपकरण है उनके माध्यम से ही पता लगा पाते हैं। बाहरी क्षेत्र में उपकरण है उसके माध्यम से पता लगा पाते हैं। क्लास ड्रॉप होने वाली है, मैं एक बार दोबारा जोड़ रहा हूँ इस क्लास को, ठीक है, ठीक है बेटा, एक मिनट एंड करके जोड़ रहा हूँ, ओके, ठीक है।